Hello student, you are watching SVC tutorial. Students, you're most welcome again. Students, we are studying the application of dimension. In the last video, we have covered the two application of dimension. The first one was how can you find the unit of a physical quantity with the help of the dimensional equation. And the second one was how can you convert the value of a physical quantity from one system to another system. So student, today we are going to learn the more application of dimensional analysis. So the third one is how can you convert, the third one is how can you check the physical correctness of a physical quantity. So student, this is the most important application of dimensional analysis. With the help of this equation, you can easily check that a given equation is dimensionally correct or not. Alright. So how can you check a equation which is dimensionally correct or not with the help of dimension? Let us study. Student, इस concept को हम principle of homogeneity से achieve करते हैं. इस करेक्टनेस चेकिंग वाले कॉन्सेप्ट को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, कैसे हम इसे चेक करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये है, इफ यू आर हैविंग अ इक्वेशन ऑलराइट लाइक x इज इक्वल टू a प्लस माइनस bc स्क्वायर प्लस माइनस रूट def. ओके, सो इफ आई विल आस्क दैट हाउ मेनी टर्म्स योर इक्वेशन इज हैविंग, let's say x is a physical quantity, so there are three terms, all right, and there are subtraction and division, subtraction, addition and subtraction are there. Maybe addition, maybe subtraction, maybe both. So हमें यहाँ करना क्या है, हमें ये देखना है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहती है कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन उसके जितने टर्म्स हैं सभी का डायमेंशनल इक्वेशन एक ही होगा. दैट इज द डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a is equal to dimension of bc square is equal to the dimension of root def. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्लियरली ये समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है और अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उसकी सभी टर्म्स का डायमेंशनल इक्वेशन एक ही हो जो उस फिजिकल क्वांटिटी का हो. तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के हेल्प से इसके यूज को हम समझ पाएंगे. स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड प्लीज सपोर्ट माय चैनल. स्टूडेंट्स, मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बोला हूं कि यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है एंड हम बहुत जल्द आपसे लाइव बात करेंगे. स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ आपके कमेंट का वेट है कि आप कब कमेंट करेंगे और कब अपने लाइव के लिए अपनी बुकिंग करेंगे. स्टूडेंट्स, ये सब कुछ फ्री होने वाला है, सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड प्लीज कमेंट दैट व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. आई विल मैनेज द क्लास अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, सो लेट्स फोकस ऑन द एग्जांपल. स्टूडेंट्स, हमें समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे कर पाते हैं. उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है, दैट इज f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. मान लीजिए कि ये हमारा एक फिजिकल रिलेशन है और ये रिलेशन हमारा करेक्ट है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे डायमेंशन के हेल्प से. स्टूडेंट, अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में देखा है कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो उसके दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले एक ही होंगे या उसमें जितने टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स के डायमेंशनल रिलेशन एक ही होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि हमें अलग अलग इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर f is equal to f is force. As you are knowing, f is equal to the dimensional formula of force is what? Mass into acceleration. Mass that is m, acceleration that is what? L t to the power minus 2. So I think you all are aware about the dimensional equation of force. Now the next one is mv square by, you can write here the dimension of the LHS. This is the dimension of the LHS. You can write like this also. The dimension of LHS is equal to m l t to the power minus 2. This is the dimension of the LHS. Now we will find the dimension of the RHS. All right, so as you are seeing, the RHS mv square by r square. So the dimension of RHS
will be dimension of mass, that is m, into v square. V square, what does it mean? V square, that is velocity L t to the power minus 1 square. This is mass m v square. So mass वेलोसिटी स्क्वायर दैट इज एल टी टू द पावर माइनस 1. आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर का मतलब एल एंड सेकंड का मतलब टाइम टू द पावर माइनस 1, टी टू द पावर माइनस 1. सो एल टी टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड अगेन देयर इज अ डिनोमिनेटर, सो यू कैन राइट लाइक दिस, दैट इज इन डिनोमिनेटर, एंड दिस इज रेडियस स्क्वायर, दैट इज व्हाट, लेंथ. सो लेंथ का स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर. सो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. ऑलराइट, सो यू विल सी m and see l square and l square. So what will be here? It will be cancel out. All right. So no L will be there, and only t to the power minus 2 will be there. So as you are seeing that the dimensional formula of LHS and the dimensional formula of RHS is not equal. So what you will write? You will write, since dimension of LHS is not equal to dimension of RHS, hence your given equation, that is F is equal to mv square by R, is not correct, is not correct. All right, so this is the way how can you check the correctness of a equation with the help of a dimension. See, if the dimension of the LHS and the dimension of the RHS will be equal, then you will say that the given physical relation is a dimensionally correct. All right, so this is the way by which you can check the correctness of a relation. All right, okay student, the next topic and the next applications for the dimensional equation is as a research tool to derive the new relation. Okay, what does it mean? It means with the help of the dimensional equation we can easily find the relation of different quantities. All right, but in order to find the relation of a physical quantity with a different physical quantity, we must know few things like जो physical quantity है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है. स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डायमेंशनल इक्वेशन में जो एप्लीकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का. सो आप इसके ऊपर पूरा फोकस करिएगा. आपको अगर कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें बताइएगा. मैं दोबारा से आपके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आपको पर्सनली भी मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें बताइएगा. स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम रिलेट करने वाले हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से, वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है या किन के ऊपर डिपेंड कर रही है. जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते. तो आइए इसे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट, हमें टाइम पीरियड निकालना है किसका? सिंपल पेंडुलम का. ओके, सो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे देंगे सिंपल पेंडुलम क्या है. या आप लैब में देखेंगे, ये एक सरफेस है जिससे एक स्ट्रिंग लगी होती है और स्ट्रिंग से एक बॉब लगा हुआ रहता है. और जब आप इसे डिस्टर्ब करते हैं इसकी मीन पोजीशन के दोनों तरफ, तो ये ऑसिलेशन करता है और इसी का आपको टाइम पीरियड पता करना है. यानी वो एक ऑसिलेशन जब अपना पूरा करेगा, जैसे कि मैक्सिमम पोजीशन से फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस उसी पोजीशन पर आने में जितना टाइम लगेगा, यानी ये कंप्लीट ऑसिलेशन करने का टाइम, उसे हमें डिराइव करना है. तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसे जानना पड़ेगा, जैसे टाइम पीरियड किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. तो टाइम पीरियड जो है वो इस बॉब के मास पे डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज L, and it also depends on the acceleration due to gravity. Alright, सो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए किसी रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए. ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दी हुई रहेगी. जब भी आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मालूम रहेंगी कि किस फिजिकल क्वांटिटी को आप रिलेट करने वाले हैं, यानी किसके लिए रिलेशन आप पता करने जा रहे हैं और वो रिलेशन किन किन फिजिकल क्वांटिटी से कंसर्न है. तो ये सारा कुछ आपको दिया हुआ रहेगा. आइए अब हम इसे सीखते हैं कि हम ये काम करते कैसे हैं. सबसे पहले आपको
आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये लेना है कि वो किन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डिपेंडेंसी के दो तरीके हैं, एक या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है या दूसरा है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सो यू विल राइट T इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो या तो वो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/m है या T इज प्रोपोर्शनल टू m है, ये हमें पता नहीं है। सिर्फ हमें इतना पता है कि टाइम पीरियड जो है वो बॉब के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जिस प्लेस में ये सिस्टम रखा हुआ है उस प्लेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिर्फ हमें इतना पता है, इसलिए हम यहां पर एक जनरल कॉन्सिडरेशन करते हैं। क्या करते हैं कि T इज इक्वल टू ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसकी पावर को x मान लेते हैं कि T डिपेंड्स ऑन x पावर ऑफ m, T डिपेंड्स ऑन y पावर ऑफ l एंड T डिपेंड्स ऑन z पावर ऑफ z। मतलब हमें ये पता नहीं है कि वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी उसकी x y z की टर्म्स में हम उन वैल्यूज को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो ऊपर है यानी प्रोडक्ट में है या वो डिवीजन में है। इसलिए हम एक जनरल कॉन्सिडरेशन करते हैं, और इस जनरल कॉन्सिडरेशन को करने के बाद सभी फिजिकल क्वांटिटीज को जिनके ऊपर डिपेंड कर रही एक रिलेशन में लिख देते हैं, और इन प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके कांस्टेंट लगा देते हैं, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद यहाँ पे इक्वल, और इक्वल लगाने से पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट, यहां पर आपको ये बात समझनी है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि फिजिकल क्वांटिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे टाइम मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कैसे, तो वो हम कंसीडर करेंगे लेट T is proportional to x to the power m, again let T depend proportional to the L to the power y, again T is proportional to g to the power z. All right, and after writing all these terms we will combine the all proportional relation as a T is equal to k mx, m to the power x, L to the power y, g to the power z, where k is what, k is a dimensional constant. All right, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके बाद ये देखना है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इस रिलेशन में आई हैं, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हमें निकालना है, और ये बताना है कि इनका डायमेंशन किसका किसका क्या होगा। तो आइए एक एक करके सभी का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए, ये मास है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये T है, T फॉर टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि T को आप टाइम के ही फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी T ओनली, एंड आप इसे लिख सकते हैं, जब इसमें सिर्फ T है तो आप इसे लिख सकते हैं m0 L0 एंड T, कुछ नहीं है तो 1। ये आपका LHS हुआ। n इज इक्वल टू k का कोई डायमेंशन नहीं, m मास है, तो मास को आप कैसे लिखेंगे, m, एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर x आपने कंसीडर किया है तो x, एंड L क्या है, बॉब की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है जिससे बॉब अटैच है वो L, तो उसको हमने कैपिटल L लिख दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, इसकी पावर हमने y लगा दिया। ऑलराइट, एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है कि एक्सेलरेशन की होती है L t टू द पावर -2, तो वो हमने एक्सेलरेशन का लगा दिया, और इसकी पावर कितना कर दिया, z, इसकी पावर हमने z कर दिया। अब हम सभी को अरेंज करेंगे, तो आइए इन सबको अरेंज करते हैं। अरेंज करने पे हम कैसे लिखेंगे, m0 L0 T, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब जब आप इसे सबको सम अप करेंगे तो m टू द पावर x, यहां पे देखिए L टू द पावर y एंड L टू द पावर z, तो फाइनली यू कैन राइट L टू द पावर y प्लस z, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट होने पर आपको पता है पावर प्लस हो जाते हैं, और t टू द पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 है और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने डायमेंशन के हेल्प से किसी एक इक्वेशन को, जिसको एज्यूम किया है आपने, डायमेंशनल इक्वेशन आपने दोनों साइड का लिख दिया। अब आपको पता यह है कि जो भी कंसीडरेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज परफेक्ट, वो बिल्कुल सही है। तो इफ द डायमेंशन इक्वेशन विच इज गिवन इन योर इक्वेशन इज परफेक्ट, देन आप इसको लेके चलेंगे कि ये करेक्ट है। तो करेक्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड की डायमेंशन क्या होंगी, इट विल बी इक्वल, दोनों साइड की डायमेंशन जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो आइए, जब दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल है तो इसको हम कैसे समझे, इसका मतलब कि हम कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कंपोनेंट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, इक्वेटिंग द कंपोनेंट और कंपेयरिंग, यू विल राइट बाय कंपेयरिंग यू विल गेट x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इधर m की पावर x है और इधर m की पावर 0 है। ओके, एंड L की पावर कितनी है, y प्लस z,
विच इज अगेन इक्वल टू 0 एंड z की पावर कितनी है -2z दैट इज पावर ऑफ t इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1. सो यू विल गेट z इज इक्वल टू -1/2. तो ये आपका z की वैल्यू आ गई. अब यहां से आप देखते हैं कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -z. सो इट विल बी अगेन y इज इक्वल टू -1/2. आपने z की वैल्यू रख दिया, सो इट विल बी फाइनली प्लस. सो y विल बी हाउ मच, y विल बी 1/2. स्टूडेंट, हमें y की वैल्यू पता लग गई, z की वैल्यू पता लग गई और x की वैल्यू पता लगी. अब इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में रखेंगे, जिस इक्वेशन को हमने एज्यूम किया है दैट इज ये वाला इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन, t इज इक्वल टू k m टू द पावर x l टू द पावर y g टू द पावर z. इसमें हम इन सारी चीजों को रखेंगे और रख के अपने रिक्वायर्ड रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे. तो सी क्या हो जाएगा हमारा, putting all this value in equation number 1, you will write the given equation, that is t is equal to k m to the power x l to the power y and g to the power z as equation number 1. So you will write putting the value x, y and z, we get what we get, let's see what we will get. We'll get t is equal to k and m to the power 0, that is need not to write m, that is x is 0, so we will not write x, and l, so l power is 1/2, that is y is 1/2 and g is -1/2, so it will be in denominator 1/2. So finally you can write this like k, as you know the power of a number which is half, you can write in under root l by g. It will be l by g. So t, the relation is l by g. But when experimentally it is calculated, the value of the dimension constant, that is k, is pi/2. So you will write that the value of the dimension constant is found, k is equal to 2 pi, which is calculated by the experimental study. So you will write here the final relation, t is equal to 2 pi l by g अंडर रूट. स्टूडेंट, यहां पर एक बात आपको समझना है कि आपने ऊपर तो k एज्यूम किया था और अभी कहा कि यहां पर k की वैल्यू जो है वो 2 pi आ गई. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कांस्टेंट, यू मे राइट द रिक्वायर्ड रिलेशन लाइक दिस ऑल्सो, यानी आप t इज इक्वल टू k अंडर रूट l by g भी लिख सकते हैं रिलेशन के तौर पे. लेकिन अगर आपको पता है तो आप इसको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, दैट इज t इज इक्वल टू 2 pi l by g, which is the required relation. All right. The next topic is limitation of dimensional analysis. Students, in this topic we are going to study that what are the limitation of the dimensional analysis in physics. Student, this is the most interesting topic of the dimensional analysis. So we will know one by one what are the limitation ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस. स्टूडेंट्स, आप लिमिटेशंस के बारे में, जैसे ये वर्ड आपको मिलता है लिमिटेशन, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो डायमेंशन एनालिसिस का हम इतना यूज़ पढ़ रहे हैं, इतना उसके इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कि वो इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, हम इससे बहुत सारी चीज़ें जो काम है फिजिक्स के अंदर वो बहुत आसानी से कर सकते हैं. जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रिलेशन को भी रिलेट कर सकते हैं, किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को भी चेक कर सकते हैं. लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो वो क्या क्या लिमिटेशंस है, कहाँ पर ये काम नहीं करता है, आइए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट, द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन इज व्हाट. ये आप डायमेंशन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी क्वांटिटीज को डिराइव नहीं कर सकते हैं जो कि सम या डिफरेंस के फॉर्म में हो. जैसे फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यह आपने 9th में एक इक्वेशन पढ़ा था जिसको आप 11th में भी पढ़ेंगे. तो फिजिक्स के अंदर आप सिर्फ उसी तरह की यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं जैसे आपने अभी अभी देखा था कि t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई g आपने जैसे डिराइव किया था. तो इसमें इस तरह की क्वांटिटीज को जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहाँ पर ये जो रिलेशन है t फिजिकल क्वांटिटी, इसका l और g के साथ जो रिलेशन है वो एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है. वो मल्टीप्लिकेशन आप इसे डिवीजन भी कह सकते हैं. तो वो सिर्फ ऐसे ही रिलेशंस को डायमेंशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. अगर आपका कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म आ रहे हो तो उसको हम डायमेंशन के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हैं.
हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई रिलेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और कहा जाए कि आप इसे डिराइव करिए, तो आप इसे भी डिराइव नहीं कर सकते। अगर वो लॉग के फॉर्म है y इज इक्वल टू लॉग x बेस a और इस तरह के रिलेशन को डिराइव करना है तो भी आप डिराइव नहीं कर सकते। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, द सेकेंड लिमिटेशन इज व्हाट, डायमेंशन में किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो यूनिक नहीं होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, यू विल से ml² T⁻⁻²। ये मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछूं, पोटेंशियल एनर्जी पूछूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी के बारे में पूछूं तो उसका डायमेंशनल रिलेशन यही होता है। लेकिन ये डायमेंशनल एनालिसिस एनर्जी के अलावा किसी और का भी हो सकता है। जैसे वर्क, अगर वर्क का डायमेंशन एनालिसिस आपसे पूछा जाए डायमेंशन रिलेशन इक्वेशन क्या है, तो वर्क एंड एनर्जी का एक ही होता है। यानी यहाँ पे दूसरी लिमिटेशन ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन जो है दैट इज नॉट यूनिक। मतलब ऐसा नहीं कि एक जो डायमेंशनल इक्वेशन होगा वो सिर्फ एक ही क्वांटिटी का होगा, वो किसी और का भी हो सकता है। ऑलराइट, सो आपको जानना ये है कि अगर किसी इक्वेशन का डायमेंशन इक्वेशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इक्वेशन आपने लर्न कर लिया है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसी और का भी हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर एक हमने लर्न कर लिया तो शायद हमें ये रहता कि नहीं ये इस एक ही का होगा, पर यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा कि एक से अधिक क्वांटिटी का वो हो सकता है। ओके, द थर्ड वन इज हमें क्या करना है कि अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कोई कॉन्स्टेंट आया, जैसे आपने अभी देखा है ऊपर कांस्टेंट आ गया है 2 पाई, जिसको हमने डिराइव किया था K इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 पाई L/G, जो हमने अभी डिराइव किया था। तो अगर हमारी रिलेशन के अंदर कोई कांस्टेंट आ रहा है जिसकी वैल्यू एक्चुअल में की थी, पर हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमें पता लगता है कि K इज इक्वल टू 2 पाई, तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से आप कभी भी इस कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी से या दूसरी कैलकुलेशंस आप निकाल सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल के हेल्प से आप इसे नहीं निकाल सकते हैं। अब इस तरह से जो हमारा चौथा और एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर आपने देखा कि जो हम रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे उसमें हमने क्या किया, M, L एंड T, इन्हीं के पार को हमने कंपेयर किया था। अभी अभी जो हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया है उसमें हमने इन तीन के पार को कंपेयर किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे जो आपने एग्जांपल लिया था T डिपेंड्स ऑन M, T डिपेंड्स ऑन L एंड T डिपेंड्स ऑन G, तो अगर ये 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है देन इट्स ओके, तब आप इसे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आप जब इसे कंपेयर करेंगे, जब आपने इसे कंपेयर किया था तो एक आपको x इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन मिला था, एक y प्लस z इज इक्वल टू 0 मिला था और एक -2z इज इक्वल टू 1 मिला था। तो ये 3 इक्वेशन मिलेंगे और 3 इक्वेशन से आप सिर्फ 3 ही अननोन वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको यहाँ पे अगर ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर गया तो इसका मतलब कि आपको जो वेरिएबल बढ़ाना होगा वो एक और बढ़ाना होगा। तो एक और वेरिएबल बढ़ाने के लिए यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो सिर्फ 3 आएगा। अगर आपने वेरिएबल 4 कर दिया तो आप इन 3 इक्वेशन के हेल्प से किसी दूसरी 3 इक्वेशन के हेल्प से आप 4 वेरिएबल को नहीं निकाल सकते। तो जो चौथा एप्लीकेशन है इसके लिमिटेशंस में जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। 3 से ज्यादा पे डिपेंड करेगी तो हम उसे नहीं बता पाएंगे। ओके, द लास्ट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस इज दैट आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर रहे हैं, उसका रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें यह ध्यान होना चाहिए कि जिन क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, जैसे इसमें मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इनमें से कोई भी 2 क्वांटिटी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक जैसी हो जाएंगी तो फिर उसको एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है। स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हमें बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक्स अ लॉट। वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।